हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसकी मैंने एग्ज़ाम पैटर्न और कॉमर्स की सिलेबस की चर्चा इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे बेटा कॉमर्स के चैप्टर नंबर 1 जो मैं पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी कैश फ्लो। इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कॉमर्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि मैं पेपर 1 के भी कुछ वीडियो को अपलोड कर दूं। उसके लिए मैं क्लियरिटी से कुछ कह नहीं सकती, जब करेंगे जब मैं उसके बारे में बताऊं। तो बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट हाँ, तो बच्चे जैसे आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है कैश फ्लो, तो यहाँ जो हम ओनली बात करेंगे वो बात करेंगे ओनली कैश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ओनली कैश के बारे में। हमको बस एक ही बात देखनी है कि कहाँ से पैसा आया आपके पास और कहाँ पे पैसा आपका गया। क्लियर जी? ठीक है। सेकंड पॉइंट है वो है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया, यानी कि अंतर्वाह, बहिर्वाह, आउटफ्लो, इनफ्लो। ठीक है, पैसा बाहर गया आउटफ्लो, पैसा अंदर आया इनफ्लो। हमको ये देखना है कि कैश का फ्लो कहाँ कहाँ हुआ। क्लियर? तो हमारे बिजनेस में बेटा जो कैश का फ्लो होता है वो 3 एक्टिविटी में होता है। पहला आपकी जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड आपकी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड जो होती है वो होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? इन एक्टिविटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, तो एक जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बात सुन लीजिए। एक तो इसमें आता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत आता है। कौन से लेखा मानक में आता है? ये लेखा मानक 3 के अंदर तक आता है। ठीक है। सेकंड, कैश फ्लो एक अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो अकाउंट नहीं है, ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक विवरण पत्र है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, शायद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है आप फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कैश फ्लो क्या एक अकाउंट होता है? नहीं, कैश फ्लो एक अकाउंट नहीं होता है, वो एक विवरण पत्र होता है। क्लियर? तो कैश फ्लो है क्या? कैश फ्लो है एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के द्वारा रोकड़ की कितनी प्राप्ति हुई है, कितने भुगतान हुए, उन सब की जानकारी लेना है। हमें ये पता होना चाहिए कि रोकड़ का सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आया, उसको सोर्स बोलते हैं, और कहाँ को पैसा गया, यूजेस एप्लीकेशन बोलते हैं। क्लियर? यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा कैश फंड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, उन्होंने कैश से जो मतलब लगाया है, रोकड़ से जो मतलब लगाया है, वो लगाया है कैश फंड। और कैश फंड में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है? उन्होंने इंक्लूड किया है बेटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यानी कि रोकड़ तुल्य। अब बात आती है कि मैम ये कैश के अंदर आपने क्या क्या यूज किया? हमने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लिया, और कैश इक्विवेलेंट में हम क्या क्या लेंगे? हम लेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और क्या ले सकते हैं आप? कोषागार बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आते हैं। ठीक है, बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं? इसका उद्देश्य है एक तो अल्पकालीन वित्त प्लानिंग,
अल्पकालीन वित्त प्लानिंग के लिए, भाई शॉर्ट टर्म आप फाइनेंस प्लानिंग करते हो, नियोजन करना चाहते हो आप, इसलिए बिजनेस की कुछ पॉलिसी बना लेते हैं हम। बिजनेस की कुछ पॉलिसी बना लेते हैं, उसमें हेल्प करता है ये। कैश बजट बनाने में हेल्प करता है, कैश को फोरकास्ट करने में बजट करता है कि भाई कितना कैश आया, कितना गया, कितना हमें चाहिएगा। वित्तीय नीति बनाने में, रोकड़ प्रवाह विवरण, संस्था की शोधन क्षमता का अनुमान लगाने में। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या करता है? संस्था की आपकी शोधन क्षमता का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, एक और लास्ट बात, आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह कैसा है? यह एक कैश बेस होता है, यानी कि नगद आधार पर, उपार्जन आधार पर नहीं। आपको ये देखना आता है कि भाई कैश गया तो हमने इसमें एंट्री देख लेंगे, कैश आया तो हम इसमें पढ़ेंगे किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये जो सारी बातें हैं, सारी बातें मैं एक नोट्स के थ्रू आपको क्लियर करते होती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी की सारी बातें इस नोट्स में लिखे हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस यह एक अकाउंट नहीं होता है, यह एक विवरण पत्र है, एक स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा मानक 3 लागू होता है। क्लियर। रोकड़ प्रवाह विवरण एक निश्चित अवधि में किसी व्यवसाय के द्वारा रोकड़ प्राप्ति और भुगतानों की जानकारी प्रदान करता है। कैश फ्लो एनालिसिस अल्पकालीन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार आया हुआ है ये, आई थिंक नेट में आया है कि कैश फ्लो एनालिसिस अल्पकालीन शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है, तो ये बेटा अल्पकालीन होता है। फंड फ्लो एनालिसिस दीर्घकालीन होता है। क्लियर। लेखा मानक 3 के अनुसार जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, उसमें रोकड़ से जो आशय लगाया गया है वो रोकड़ कोषों से लगाया गया है। किससे? कैश फंड। और कैश फंड में आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया है, और कैश में आपने इंक्लूड किया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड कैश इक्विवेलेंट आपने अलग से शामिल किया है। तो कैश जो है उसमें हमने लिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड बात आती है कैश इक्विवेलेंट। बहुत ध्यान से समझने इस बात को। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन और तुरंत तरल होने योग्य विनियोगों से लगाया जाता है, जिसमें मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम नहीं होती है, ठीक है। रोकड़ तुल्य जिनकी मैच्योरिटी पीरियड, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह या 90 दिन होती है, मतलब तो 3 महीने में ही आपका उसको पेमेंट करना होता है, या आपको, ठीक है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? इसमें बेटा हम इंक्लूड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, ये भी नेट का ही एक क्वेश्चन है। हो सकता है कि आजकल थोड़ा सा आरपीएससी भी थोड़ी सी चालू होती जा रही है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो दे रही है। कोषागार बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र किस में आते हैं? तो आपका आंसर आएगा कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिए, कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज किस में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी कैश इक्विवेलेंट में, रोकड़ तुल्य के अंदर आता है, ठीक है। ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है। चेक किस में आता है? चेक भी रोकड़ समतुल्य में ही शामिल है। रोकड़ प्रवाह विवरण केवल रोकड़ के परिवर्तनों को दर्शाता है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, इतनी माइनर सी मिस्टेक होती है, हम कहते हैं कि हमें सारा का समझ में आ गया, हम तो बहुत तैयारी करके गए हैं। अब इसको समझिए। रोकड़ प्रवाह विवरण
केवल रोकड़ के परिवर्तनों को दर्शाता है। तो यहाँ जो एक वर्ड आया है वो केवल आया है। तो क्या भैया रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के परिवर्तनों को दर्शाता है? क्या मैंने ये बोला? नहीं बोला ना, मैंने बोला रोकड़ एंड रोकड़ समतुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के परिवर्तनों को दर्शाता है। तो यह कथन अंशतः सत्य है, यानी कि आधा सच है आधा झूठ है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि रोकड़ प्रवाह विवरण केवल रोकड़ के परिवर्तनों को दर्शाता है, क्या यह सत्य कथन सत्य है? तो आंसर था इसका नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं नोट्स में ही 2-3 क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में भी नहीं आते हैं। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से दो पृथक पृथक संस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन भ्रामक हो सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से हम कहते हैं कि आपसे और हम अपनी तुलना करते हैं कि भाई आपके पास कितना कैश है या मेरे पास कितना कैश है, तो वो अलग अलग आ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज दिखाते हैं। ये बात तो मैंने अभी बोला, कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज को दिखाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखांकन के रोकड़ आधार पर आधारित ना होकर किसके आधार पर? रोकड़ आधार पर आधारित होता है, ना कि उपार्जन आधार पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस होता है, ना कि आपके पास एक्रूड बेसिस होता है। क्लियर? अब बात आती है कि मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं तो इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, ये सब हम बात करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, यह एक ऐतिहासिक विश्लेषण है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होता है। सेकंड, अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण है, ये बात भी हमने अभी बताई थी, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशिंग एनालिसिस करता है। तो ये क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या महत्व है, तो वो आप देखिए। अल्पकालीन वित्त नियोजन में सहायक होता है, शॉर्ट टर्म आपने फाइनेंसिंग प्लानिंग करनी है तो उसमें हेल्पफुल है आपका। वित्तीय नीति बनाने में सहायक है, पॉलिसी आप फाइनेंसिंग पॉलिसी बनाते हो तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। कैश बजट बनाने में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संस्था की आपकी शोधन क्षमता, रिपेमेंट के जो आपकी एबिलिटी है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, रोकड़ के आवागमन को प्रकट करता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक होता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उनमें हेल्पफुल होता है, और इससे हमें पता चलता है कि आपकी प्रबंधकीय दक्षता का मापन करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। एक छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आती है वो आती है कि सीमाओं से भी एक नेट में भी एक क्वेश्चन आया है, और आरपीएससी में तो क्या नहीं आया है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो लिमिटेशन है क्यों है, एक तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक लागत सिद्धांत पर आधारित होता है। रोकड़ कोषों में रोकड़ समतुल्य मदों को शामिल होने के बाद तरलता का सही ज्ञान नहीं होता। भाई हम कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल करते हैं, तो इस तरीके से हमें कैश का पूरे तरह से नहीं पता चलता। हो सकता है मान लीजिए हमारे पास कैश इतना नहीं है और हम कैश इक्विवेलेंट शामिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारा क्लियरिटी से नहीं पता चलेगा कि हमें कितने कैश की ज़रूरत होगी। आय विवरण और रोकड़ बजट का स्थानापन्न नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट आय विवरण और रोकड़ बजट का स्थानापन्न है? आपका आंसर आएगा नहीं। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये सेकेंडरी डेटा पर आधारित होता है, कि मतलब पहले से किसी ने बना रखा होता है और उसी के ऊपर हम इसको बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि लेखा मानक 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किसके लिए अनिवार्य है? मोस्ट कई बार कहूँगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ सकता है। AS3 अनिवार्य है किसके लिए? सभी सूचीबद्ध कंपनी के लिए, सारी लिस्टेड कंपनी के लिए, बैंक के लिए इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, वित्तीय संस्थाओं के लिए, बीमा कंपनी के लिए, सभी वाणिज्यिक औद्योगिक इकाई जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो या जिनका लोन सार्वजनिक जमाओं के सहित 10 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी बताया। इसके बाद कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा मेनली किसकी बात करेंगे हम? कल मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊंगी, इसका पार्ट 2 बनेगा, जिसमें मैं बात करूंगी इसकी
कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी के बारे में। इसकी 3 एक्टिविटी होती हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंशियल। ये आज मैंने इसकी बेसिक बात करी है, कल मैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं वो मैं लेकर आऊँगी। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे बताइएगा, और इसी क्रम में आपको क्या पूछना है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।